नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए यातायात पुलिस ने तैयारी कर ली है। गाजियाबाद यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइस जारी की है जो भारी और व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी। रिहर्सल परेड के दौरान 22 जनवरी की रात 9 बजे से 23 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक दिल्ली में भारी और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मुख्य परेड के लिए 25 जनवरी की रात 9 बजे से 26 जनवरी की दोपहर 2 बजे तक यही प्रतिबंध लागू रहेगा। इसमें होगा क्या कि NH9 और मेरठ एक्सप्रेस वे से होते हुए यदि आप यूपी गेट के माध्यम से दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं और आपके पास भारी या व्यावसायिक वाहन है तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आप पे प्रतिबंध लागू है। डाबर तिराहा से महाराजपुर होते हुए भी दिल्ली में भारी और व्यावसायिक वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मोहन नगर से सीमापुरी होते हुए भी ऐसे वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा। भोपुरा बॉर्डर से भी व्यावसायिक वाहन और भारी वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लोनी बॉर्डर से भी इसी तरह का प्रतिबंध लागू किया गया है। अब गाजियाबाद पुलिस ने जो तैयारी की है उसके हिसाब से IMS कॉलेज, वेदांता फार्म हाउस, मीडिया हाउस के सामने, यूपी गेट के नीचे और ऊपर, महाराजपुर, आनंद विहार, सीमा, बीकानेर गोल चक्कर, भोपुरा, तुलसी निकेतन, लोनी बॉर्डर पर 2 शिफ्टों में वहाँ पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी, ड्यूटी लगाई गई है। यातायात पुलिस ने गाजियाबाद के तमाम या गाजियाबाद से होकर जो तमाम वाहन चालक गुजरते हैं उनसे अपील की है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इसके साथ ही यातायात पुलिस ने कुछ महत्वपूर्ण नंबर भी साझा किए हैं जो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और आपको बता भी देते हैं। यातायात हेल्पलाइन नंबर है 9643322904। यातायात निरीक्षक यूपी गेट क्षेत्र के जो हैं उनका मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 7007847097। यातायात निरीक्षक मोहन नगर सीमापुरी क्षेत्र 9219005151। यातायात निरीक्षक लोनी और लोनी बॉर्डर क्षेत्र 8130674912। ये पूरी एडवाइजरी जो यातायात पुलिस गाजियाबाद कमिश्नरेट द्वारा जारी की गई है वो हमने आपको बता दी है। इसको आप अमल में लाएं और किसी भी परेशानी से, किसी भी असुविधा से बचें। राम सेतु को लेकर भारत में बहुत मान्यता है, धार्मिक मान्यता, और रामायण ये कहती है कि लंका पर चढ़ाई के दौरान भगवान श्री राम ने वानर सेना के माध्यम से समुद्र को बांधा था, उस पर एक सेतु बनाया था जिस पर चलकर अयोध्या पहुँचे थे और लंका पर विजय प्राप्त करके सीता को वापस लाए थे। इस राम सेतु को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जिस पर केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि वो राम सेतु को जल्द ही राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर सकती है। इस निर्णय से, केंद्र सरकार के इस निर्णय से जाहिर तौर पर भगवान राम और राम सेतु में आस्था रखने वाले लोगों की एक अच्छी खबर उनके लिए आई है। अगर ये होता है, सरकार राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देती है तो फिर राम सेतु का संरक्षण कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने ये जो जवाब दाखिल किया है ये राज्यसभा के जो पूर्व सांसद थे सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी एक याचिका पर दिया है। उन्होंने ही राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के लिए याचिका दाखिल की थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JP पारदीवाला ने की बेंच जो है वो इस पर सुनवाई कर रही है। अगर किसी जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया जाए तो उसकी जिम्मेदारी फिर केंद्र ले लेता है, केंद्र के हिस्से में वो जिम्मेदारी आ जाती है। उसके पास कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्मारक को संरक्षित किया जाता है, बचाया जाता है। ये ऐसी ऐतिहासिक जगह, इमारत, विरासत को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की सिफारिश राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण करता है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की सिफारिश पर केंद्र सरकार उस जगह, इमारत या विरासत को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देती है। इसके लिए केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन भी जारी करती है। राष्ट्रीय स्मारक घोषित होने के बाद उसके आसपास किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लग जाती है। स्मारक के मूल स्वरूप से कभी भी छेड़छाड़ नहीं की जाती, केवल मरम्मत की जाती है, रिनोवेट किया जा सकता है, लेकिन मूल स्वरूप बरकरार रखा जाएगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 90 से ज़्यादा ऐतिहासिक धरोहरों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर रखा है। इनमें लाल किला और ताजमहल भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के मुताबिक जब किसी जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाता है तो उसके आसपास के 100 मीटर के दायरे को निषिद्ध यानी प्रोहिबिटेड घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद 100 मीटर से आगे का 200 मीटर का दायरा जो होता है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। 200 मीटर का दायरा
100 मीटर से आगे मैं आपको बता दिया है। इसके आसपास ना तो सरकारी कोई निर्माण हो सकता है, ना कोई निजी कंपनी या संस्था कोई निर्माण कर सकती है। हाँ, उनकी केवल मरम्मत का प्रावधान है कि मरम्मत किया जा सकता है। विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई वो बताता हूँ। वर्ष 2005 में केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी। तो उस सरकार ने सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके तहत भारत और श्रीलंका के बीच 2 चैनल बनाए जाने थे। इनमें से एक चैनल राम सेतु के रास्ते पर था। भारत में मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका में पाकवे को यह चैनल जोड़ता था। यह चैनल 12 मीटर गहरा और 300 मीटर चौड़ा बनना था, लेकिन इसके लिए राम सेतु की चट्टानों को तोड़ना आवश्यक था। इस प्रोजेक्ट का समर्थन करने वाले तर्क देते हैं कि राम सेतु की वजह से जहाजों को श्रीलंका के पीछे से होकरना पड़ता है। इस वजह से उन्हें 402 समुद्री मील मतलब 780 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ता है और 36 घंटे ज्यादा समय देना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राम सेतु के कारण वहां समुद्र की गहराई 10 मीटर से भी कम है। इस वजह से वहां पर पानी के जहाज नहीं चल सकते। इससे लोग कहते हैं, उनका तर्क ये है कि समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट चालू हो जाता है, चैनल चालू हो जाता है और राम सेतु की पहाड़ियों को वहाँ से हटा दिया जाता है, उस हिस्से को हटा देते हैं, तो उनका समय भी बचेगा और ईंधन भी। इस योजना का जमकर विरोध हुआ। विरोध करने वालों ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से राम सेतु को नुकसान पहुंचेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली थी। अब 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। ये रोक अभी तक भी जारी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सामाजिक आर्थिक नुकसान देखते हुए प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लागू नहीं करना चाहती। साल 2021 में मोदी सरकार ने फिर से राम सेतु पर रिसर्च करने का आदेश दे दिया। इसका मकसद था ये पता करना कि राम सेतु मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, क्योंकि पहले जब बात हुई थी, जब राम सेतु को तोड़ने की बात हुई थी, तो कहा गया था कि मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है और इसका रामायण से या राम से कोई लेना देना नहीं है। तो अब सरकार ये जानने का प्रयास कर रही है कि वो मानव निर्मित है या प्राकृतिक है, और जैसे ही इसका रिपोर्ट इसकी आ जाएगी, उसके बाद संभावना है कि केंद्र सरकार लाखों राम भक्तों की भावना को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद ये हमेशा के लिए संरक्षित कर लिया जाएगा। हम सभी जानते हैं, रामायण में लिखा है कि भगवान राम ने वानर सेना की मदद से लंका पर चढ़ाई करने के लिए इस सेतु को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु रामेश्वर, भारत में रामेश्वर से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बना है। इसकी लंबाई तकरीबन 48 किलोमीटर है। कई रिपोर्ट ये भी बताती हैं कि राम सेतु चूना और पत्थर से बना है। यहाँ समुद्र काफ़ी उथला पुथला है, इसलिए इस पर नावें और जहाज नहीं चलाए जा सकते। अगली जो चर्चा मैं करना चाहता हूँ वो भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है और हमारे आपके सामान्य जनजीवन से बहुत महत्वपूर्णता से उसका जुड़ाव है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार की जातिगत जनगणना की। वहाँ बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना शुरू की है। पूरे देश में इसकी मांग है। सभी राज्यों में चाहते हैं कि लोग कि जातिगत जनगणना हो और असली बात पता चले किस जाति के कितने लोग हैं। यहाँ मैं ये भी बता देता हूँ कि भारत में जातिगत आधार पर जो जनगणना हुई थी वो वर्ष 1951 में हुई थी। अब आप समझ लीजिए कि बिहार में जाति और आर्थिक गणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। हिंदू सेना ने कोर्ट से जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है। दरअसल बिहार में राजनीतिक दलों ने जातीय जनगणना की बहुत लंबे समय से मांग कर रखी थी। राजनीतिक दल कहते हैं कि इससे दलित पिछड़ों की सही संख्या का पता चलेगा और उसी के अनुसार जो सरकारी योजना है वो बनाई जा सकेंगी, लोगों को उनका ज़्यादा लाभ होगा। 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जातीय जनगणना करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसे भाजपा, राजद और जदयू तीनों ने समर्थन दिया था। केंद्र सरकार इसके खिलाफ थी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। इसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया था। बिहार सरकार ने इस साल मई तक ये काम पूरा करने का दावा किया था। 2 चरणों में ये जनगणना होनी है। पहले चरण में लोगों के घरों की गिनती होगी। इसकी शुरुआत पटना के वीवीआईपी इलाके से हुई है। अभी तक राज्य सरकार की तरफ से मकानों को वहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया है। वोटर आईडी कार्ड में अलग नंबर होता है, नगर निगम के कागजों में अलग नंबर होता है, पंचायत स्तर पर भी कोई नंबरिंग मकानों के वहाँ पर नहीं है। जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर कुछ मोहल्लों में मकानों की नंबरिंग है तो वो हाउसिंग सोसाइटी और ARWA की है। उसका प्रशासनिक कोई सरोकार नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। अब सरकारी स्तर पर मकानों को नंबर दिया जा रहा है। इस चरण में सभी मकानों को स्थायी नंबर दे दिया जाएगा।
उसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में जाति और आर्थिक जनगणना का काम होगा। इसमें लोगों की शिक्षा का स्तर, काम में दक्षता, नौकरी, प्राइवेट, सरकारी, गजेटेड, नॉन गजेटेड, गाड़ी किस कैटेगरी की है, मोबाइल, आय के साधन, परिवार में कितने सदस्य हैं जो कमाते हैं, एक व्यक्ति पर कितने लोग आश्रित हैं, मूल जाति, उपजाति, उपजाति की उपजाति, गांव में जातियों की संख्या, जाति प्रमाण पत्र संबंधी सारी जानकारियां एकत्र की जाएंगी। जिला स्तर पर जिलाधिकारी इसके नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। जातीय जनगणना के लिए बिहार सरकार का जो खर्च का अनुमान है वो 500 करोड़ का है, लेकिन ये बढ़ भी सकता है। ये बिहार का, हमने बताया आपको, जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। बिहार में जातिगत जनगणना होगी और इसके बाद अन्य राज्यों पर भी इसका दबाव बन जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने 71,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। गाजियाबाद में आयकर विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया। यहां 100 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्र सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गाजियाबाद के ITS मोहन नगर में आयकर विभाग द्वारा तीसरा रोजगार मेला लगाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित किया गया। गाजियाबाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही है। भारत सरकार के तहत बहुत सारे ग्राम सेवक से लेके रेलवे का इंजीनियर हो, टीचर हो, सब जगह में आपको आज अवसर मिलेगा। उसको देके अब जिस जगहों में आपको अवसर मिलेगा उस जगहों के अच्छी तरीके से, ईमानदारी से, पूरा मेहनत से, पूरा लगन से आप वहाँ पे काम करेंगे और अपने राष्ट्र को दुनिया का सबसे शिखर के राष्ट्रों के रूप में हम देखना पसंद करेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ आप सबसे। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास एक बेहतर मौका है। नवनियुक्त अधिकारियों से कहा कि वे पूरी ईमानदारी, निष्ठा से अपने कार्य को अंजाम दें। इस दौरान करीब 100 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, दिल्ली आदि के अभ्यर्थी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लखनऊ में होनी है फरवरी में। उसको लेकर गाजियाबाद के लघु उद्यमी भी उत्साहित हैं। उन्होंने गाजियाबाद में 1200 करोड़ से अधिक के इन्वेस्ट का भरोसा दिया है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इसकी घोषणा की है। गाजियाबाद में 243 नए उद्योग लगाने की तैयारी है। इसमें कुछ स्टार्टअप भी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत गाजियाबाद में निवेशक करीब 88,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से जुड़े लघु उद्यमी भी करीब 1200 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगे। गाजियाबाद में लघु उद्यमी करीब 243 उद्योग लगाने जा रहे हैं। इसमें 1233 करोड़ का निवेश किया जाएगा और करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें इंजीनियर गुड्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेस के साथ ही स्टार्टअप भी शामिल हैं, जो जिले के लिए एक उपलब्धि है। गवर्नमेंट से इंटेंट साइन करने के बाद, उनका लेआउट सेंक्शन होने के बाद इनके डेवलपमेंट में PP मोड पे इनका विकास किया जाएगा। वहाँ से भी हमें बहुत सारी लैंड मिलेगी। तीसरा विकल्प हमारे पास वो है जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के मास्टर प्लान के अंदर जिसका इंडस्ट्रियल लैंड यूज है, वो इंडस्ट्रियल लैंड यूज लगभग पूरे जनपद में 2,500 हेक्टेयर के आसपास है। जो प्राइम लोकेशन है वो भी लगभग 700 हेक्टेयर के आसपास है, जिसकी डिटेल हम इन्वेस्टर समिट में खसरा नंबर के साथ विकास प्राधिकरण प्रस्तुत करेगा। तो ये लगभग 500 हेक्टेयर के आसपास की ये लैंड है। इस तरह से अभी तक की जो रिक्वायरमेंट हमें बताई गई है, लगभग हम जिले से उसको पूरा कर पाएंगे। निवेश के बाद सबसे बड़ी चुनौती निवेशकों को उद्योग के लिए जमीन उपलब्ध कराना है। 250 हेक्टेयर जमीन ट्रोनिका सिटी में विकसित कराई जा रही है, तो 250 हेक्टेयर जमीन मोदीनगर के समीप भी है, जिसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस जमीन को PPP मॉडल के तहत डेवलप किया जाएगा, जिससे इंडस्ट्रियल पार्क बेहतर तरीके से विकसित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। 9 जनवरी से गाजियाबाद की सदर तहसील में हड़ताल चली आ रही थी, जो अब खत्म हो गई है। आज जिलाधिकारी RK सिंह से हुई वार्ता के बाद बार एसोसिएशन ने सोमवार से काम पर लौटने की घोषणा कर दी है।
यहाँ ये भी बता दें कि जो वार्ता दोनों पक्षों में हुई है उसमें जिला स्तर की सभी मांगे डीएम ने मान ली हैं। वार्ता से पहले अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों ने तहसील से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च भी निकाला और नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे ये लोग गाजियाबाद सदर तहसील के अधिवक्ता और बैनामा लेखक हैं। इन लोगों की नाराजगी के कारण शासन और प्रशासन की अनदेखी रही। दरअसल ये लोग 9 जनवरी से हड़ताल पर हैं। शासन इनकी मांगों पर विचार नहीं कर रहा था, इसलिए इन लोगों ने तहसील से कलेक्ट्रेट तक मार्च निकाला। कलेक्ट्रेट पहुंचकर इन लोगों ने पहले ज्ञापन दिया और फिर डीएम से मुलाकात की। विवाद की शुरुआत 4 जनवरी को हुई थी। तब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्टाम्प ने गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पावर ऑफ अटर्नी पर रोक लगा दी थी। प्रमुख सचिव ने अधिवक्ताओं के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी भी की थी। इसी बात को लेकर हड़ताल शुरू हो गई, जो आज तक जारी रही। लेकिन आज हुए मार्च का प्रशासन पर असर हुआ। प्रशासन ने जिला स्तर की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। तहसील बार एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अब सोमवार को काम शुरू होगा। आज हमारे पैदल मार्च में हमने जिलाधिकारी महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया, जिसमें जिला प्रशासन स्तर की सारी मांगे हमारी जिलाधिकारी महोदय ने मान ली हैं। जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने ये कहा है कि जो संगठित गिरोह लिखा गया था उस पत्र में 4 जनवरी 2023 वाले में, वो संगठित गिरोह अधिवक्ताओं को नहीं कहा गया है। उसके अलावा दूसरी मांग उन्होंने जो हमारे यहाँ काउंटर 3 कर दिए गए थे उसको वापसी 5 कर दिया है। ये 2 मांगे। तीसरी मांग हमारी, उन्होंने जो अपॉइंटमेंट हमारा एक ही दिन में खत्म हो जाया करता था, वो पहले ही दिन जब हम चुनाव जीतकर 28 तारीख में आए, 29 तारीख में हमने उसको 3 दिन करा दिया था। और अब जिलाधिकारी महोदय ने उसको 5 दिन हमारे कहने से 5 दिन तक करा दिया है। यानी कि अगर मंडे में हमने को टोकन लिया तो फ्राइडे तक हमारा वैलिड रहेगा। सैटरडे संडे हमारे यहाँ काम नहीं होता, यानी कि पूरे हफ्ते एक ही टोकन काम करेगा। गाजियाबाद के मोदी नगर से एक ऐसा अपराधी पकड़ा गया है जिसके खिलाफ 27 साल पहले चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ था। पिछले 2 साल से वो अदालत में पेश नहीं हो रहा था, फरार हो गया था। कोर्ट ने उसके खिलाफ सम्मन जारी किया था। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पता चला है कि वो हापुड़ का रहने वाला है और उसका नाम पवन है, लेकिन वो अपनी पहचान छुपाकर रमेश के नाम से मोदी नगर में रह रहा था। मुरादनगर थाने में लगभग 27 साल पहले एक चोरी का मुकदमा लिखा गया था, जिसका अभियुक्त कोर्ट से 2 साल से फरार चल रहा था। इसीलिए कोर्ट ने उसका 82-83 की कार्रवाई करके NBW जारी किया था। अभियुक्त का नाम पवन था और वो हापुड़ का रहने वाला था, बट वो नाम चेंज करके मोदी नगर में रह रहा था रमेश नाम से। पुलिस ने काफ़ी प्रयास करके उसको कल अरेस्ट किया और इसी के रिगार्डिंग आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का खबरों का पोस्टमार्टम कैसा लगा? गाजियाबाद पुलिस की एडवाइजरी की जानकारी हमने दी। बिहार में जातिगत जनगणना होगी, ये हमने आपको बता दिया है। और राम सेतु को लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने जो जवाब दाखिल किया है उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। युग करवट यूट्यूब चैनल देखते रहिए, आपको आसपास की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा विस्तृत रूप से जानकारी के लिए आप युग करवट समाचार पत्र पढ़ते रहिए। नमस्कार।